नमस्कार मेरे साथियों, सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे। दोस्तों हम जो बात करने वाले, सभी को राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों, और सभी को जोहार दोस्तों। हम जो बात करने वाले थे, बात कर रहे थे हम जो किसके ऊपर, तो महाराणा कुंभा के ऊपर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और आज जो महाराणा कुंभा से संबंधित, जो स्थापत्य कला से संबंधित जो चीजें होगी उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी को वीडियो को लाइक कर दो, एक बार सभी वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और सभी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों। और आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों आपके लिए, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है दोस्तों देख लेंगे, है ना। ठोकरों के चक्कर में आना ही नहीं है, बस हौसले पर, अपने हौसले पर विश्वास रखना है दोस्तों आपको। और हम जो बात करने वाले, आ जाओ क्लास तक। और एक बात ध्यान रखना, आपको हिस्ट्री से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी नोट्स जो उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों, जो हर क्लासेस की जो टेलीग्राम जो लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप क्लिक करना और ज्वाइन हो जाना, है ना। तो वहां पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, इसीलिए वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, सभी से गुजारिश है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और महाराणा कुंभा के बारे में हम कौन कौन सी बातें चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान रखना, स्थापत्य से कला से संबंधित। कौन सी? स्थापत्य कला से संबंधित। स्थापत्य कला से संबंधित कौन कौन सी चीजें, कौन सी बात करने वाले दोस्तों? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला दोस्तों। स्थापत्य कला का मतलब होता है दोस्तों कि इन्होंने किन किन चीजों का निर्माण करवाया, क्या बनवाया, क्या नहीं बनवाया, है ना। चलो ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें तो एक ग्रंथ है हमारा, जिस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद दोस्तों। वीर विनोद जो ग्रंथ है दोस्तों, वो सामलदास दत्तवड़िया ने लिखा। इस वीर विनोद ग्रंथ के अंदर मेवाड़ के 32 दुर्गों का वर्णन है, और 32 में से 84 दुर्गों का वर्णन है। और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों जो निर्माता माना जाता है मित्रों, को किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि एक ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ का नाम ध्यान रखना आपको, वीर विनोद। वीर विनोद वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में कितने दुर्ग है दोस्तों? 84। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अगर किसी ने निर्माण करा, वो किसने करवाया? वो करवाया महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया दोस्तों, वो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किसके हिसाब से करवाया? वीर विनोद ग्रंथ के हिसाब से, ये ध्यान रखना, है ना। किसने लिखा ये वीर विनोद ग्रंथ? सामलदास दत्तवड़िया, ये ध्यान रखना। आगे हम जो बात करते हैं, दुर्ग देख लेते हैं, कौन कौन से दुर्ग है दोस्तों। अगर निर्माण करवाई है तो कौन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाई, इस बात का ध्यान रखना। हम सबसे पहले एक दुर्ग लेंगे दोस्तों, उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता माना जाता है वो किसको माना जाता है? चित्रांगन मौर्य। किसको माना जाता है दोस्तों? इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। किसके अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार करवाया था? वीर विनोद के अनुसार। ध्यान रखना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगन मौर्य शासक ने करवाया था, है ना। और इस दुर्ग का पुनः निर्माण अगर किसी ने करवाया तो वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर जो प्रवेश द्वार दिखता है दोस्तों, इस सर्पिलाकार प्रवेश द्वार का निर्माण भी किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। तो इसका जो पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया, है ना। हम कुंभा के बारे में पढ़ रहे, इसलिए मैं बार बार कुंभा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। और इस दुर्ग के अंदर क्या बनवाया दोस्तों? सर्पिलाकार मार्ग बनवाया। सर्पिलाकार मार्ग का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। इसी दुर्ग के अंदर हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता दोस्तों। उस सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों मोहम्मद खिलजी द्वितीय प्रथम को पराजित किया जाता है। और उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय होने के कारण। तो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों और कौन सा दुर्ग है, ध्यान रखना। और एक दुर्ग और आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों,
कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो ध्यान रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद। इस दुर्ग का भी कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों। ध्यान रखना इस दुर्ग का एक बार पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो ध्यान रखना वो निर्माता मौर्य अशोक चित्रांगन मौर्य का पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम था संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के अवशेष पर दोस्तों, इस दुर्ग के अवशेष पर महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और बाद में अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? कुंभलगढ़ कर दिया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका भी निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना इसका जो निर्माण करवाया है वो संप्रति मौर्य ने करवाया। संप्रति मौर्य ने करवाया। अगर इसका पुनर्निर्माण पूछा जाए दोस्तों, पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो वो पुनर्निर्माण हो जाएगा महाराणा कुंभा। अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया दोस्तों? तो ध्यान रखना इस दुर्ग का नाम क्या था? कुंभा ने कुंभलगढ़। इस बात का ध्यान रखना। एक दुर्ग और है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों, ये जो अचलगढ़ दुर्ग है वो अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही के अंदर। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? अचलगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? सिरोही। सिरोही के अंदर दोस्तों आबू पर्वत के ऊपर, जो आबू पर्वत है ये कहां पर है? सिरोही, यहां पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। लेकिन ये दुर्ग सर आपने साथ में इसीलिए लिखे, मैंने तीनों दुर्ग दोस्तों साथ में इसीलिए की खासियत बात है। एग्जाम के अंदर एक बार प्रश्न पूछा कि कुंभा ने निम्न में से किस दुर्ग के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? तो ध्यान रखना इन तीनों दुर्ग के अंदर किसका निर्माण है? तो ध्यान रखना इन तीनों दुर्गों के अंदर किसका निर्माण करवाया कुंभा द्वारा? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? तो ध्यान रखना वो किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। एक बात वो ध्यान रखनी, एक प्रश्न ये भी आ चुका है कि निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से नहीं? तो कुंभा द्वारा पूरे निर्मित दुर्ग याद होने चाहिए दोस्तों। अचलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। इसके बाद देखा जाए तो और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा भोमट दुर्ग। भोमट दुर्ग, भोमट जो दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। अगर एक दुर्ग और देखा जाए दोस्तों, भोमट दुर्ग के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम क्या है? भोमट के बाद आ जाएगा बसंती दुर्ग। बसंती या इसी को कहा जाता है बसंतगढ़। ये भी कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर। कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर। लगे हाथ एक और ध्यान रखना, मचान दुर्ग। एक दुर्ग कौन सा है? मचान दुर्ग। और ये मचान दुर्ग भी कहां पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये मचान जो दुर्ग है वो कहां पर है? सिरोही के अंदर। मचान दुर्ग ये भी कहां पर है? सिरोही के अंदर। इतने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण देखा जाए या दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो ध्यान रखना वो करवाया है महाराणा कुंभा के। तो ये तीनों चार, 1 2 3 और 4 5 6 7 दुर्ग का नाम याद रखना है। किसके द्वारा? मेन दुर्ग है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछेंगे। इस बात का ध्यान रखना, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछेंगे। नहीं पता हो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट ले लो। ठीक है दोस्तों, आ जाओ, इसको भी मिटा देता हूं। अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों और चलते आगे और निर्माण कार्य में चलते हैं। स्थापत्य कला के अंदर ही चलेंगे दोस्तों। हम किसके अंदर चलेंगे? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला है ना, किसके अंदर चलने वाले हैं? स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला के अंदर देखा जाए मित्रों और क्या बात है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कुंभा ने दुर्ग के बाद आप लोगों को एक मंदिर का भी निर्माण करवाई, किसी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। उस माता का नाम था दोस्तों कुशाल माता। कौन सा माता? कुशाल माता। और कुशाल माता मंदिर का भी कुंभा ने क्या करवाया था?
निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर है दोस्तों? कुशाल माता का मंदिर बदनौर। और बदनौर कहाँ पर दोस्तों? वर्तमान में कहाँ चला गया है? बदनौर वर्तमान में कहाँ चला गया? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर चला गया? भीलवाड़ा के अंदर। सॉरी, बदनौर वर्तमान में ब्यावर के अंदर चला गया है। कहाँ पर चला गया? ब्यावर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना। पूर्व के हिसाब से पूछा जाए कहां पर हो जाएगा हमारा? पूर्व के हिसाब से पूछा जाए कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में। चलो ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनके मंत्री थे जिनका नाम था धरणक शाह। इनके जो मंत्री थे दोस्तों जिसका नाम था धरणक शाह। धरणक शाह मंत्री का नाम था दोस्तों धरणक शाह। इस धरणक शाह को भूमि दान में दी गई दोस्तों। क्या दी गई? इस धरणक शाह को भूमि दान में दी गई दोस्तों। और इसके बाद इस धरणक शाह ने एक मंदिर बनवाया दोस्तों। उस मंदिर का नाम था रणकपुर का जैन मंदिर। कौन सा दोस्तों? रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर ये किस स्थान पर बना है? ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ेंगे ये किस स्थान पर बना है। किस स्थान पर बना है? निर्माण किसने करवाया? और देखा जाए तो इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी के बाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? ये सारी जो बातें आपको याद होनी चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, अगर स्थान पूछा जाए तो ये दोस्तों कहां पर? रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर हो जाएगा दोस्तों? ये कहां पर है? पाली के अंदर। कहां पर है ये? पाली के अंदर। अगर निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया। किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया। किसने करवाया? धरणक शाह ने। अगर शिल्पी का नाम पूछा जाए दोस्तों देपाक। शिल्पी का नाम क्या था? देपाक। नदी कौन सी दोस्तों? नदी का नाम है मथाई नदी। कौन सी नदी? मथाई नदी। किस नदी का नाम आ जाएगा? मथाई नदी। और बात करें किस उपनाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है चौमुखा मंदिर। क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। कितने खंबे हैं इसीलिए चौमुखा मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1444 खंबे दोस्तों। कितने खंबे? 1444 खंबे। इस बात का ध्यान रखना। ये कुंभा के मंत्री थे दोस्तों। इस मंत्री को कुंभा के द्वारा भूमि दान में दी गई और उसी भूमि पर क्या बनवाया दोस्तों? मंदिर बनवाया। इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आगे चलते दोस्तों, कुशाल माता का मंदिर हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक ध्यान रखना, एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है, अगर स्थापत्य कला के अंदर ही देखा जाए कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? तो वो जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध होता है दोस्तों, और सारंगपुर का युद्ध कब होता है? तो ध्यान रखना मित्रों, मेरे मित्रों, ये होता है 1437 ईस्वी में। कब होता है? 1437 ईस्वी। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा और गुजरात के शासक मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के प्रथम के मध्य हुआ दोस्तों। जब इस सारंगपुर के युद्ध में उसको हरा दिया गया दोस्तों, और हराने के बाद उसको 6 माह तक कैद किया गया। 6 माह तक कैद करके उसको छोड़ दिया गया दोस्तों। छोड़ने के बाद कुंभा की जो ख्याति है दोस्तों दूर दूर तक फैल जाती है। और कुंभा इसी विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, है ना, इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाता है? तो ध्यान रखना, इसी विजय के उपलक्ष्य में वो क्या करवाता है? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण, है ना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है दोस्तों? विजय स्तंभ का। एक बार जो है मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं, इसके बाद हम विजय स्तंभ के बारे में एक बार आप इसको देख लो फटाफट, इसके बाद विजय स्तंभ के बारे में लिखिए। ठीक है, चलते आगे। कौन सा स्तंभ हो जाएगा दोस्तों? वैसे हम दुर्ग के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर विजय स्तंभ देखो, ये इस तरह का दोस्तों क्या बन रहा है? यहाँ पर विजय स्तंभ बन रहा है। माना कि ये कौन सा है दोस्तों? ये क्या है? माना कि ये बन रहा है हमारा विजय स्तंभ। ये जो हमारा बन रहा है विजय स्तंभ, क्या बन रहा है दोस्तों? विजय स्तंभ, है ना। इस विजय स्तंभ में देखा जाए, ये विजय स्तंभ है। अगर आपको लग नहीं रहा, आप लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 और 8 और ये 9, मतलब ये कितना मंजिला विजय स्तंभ? सभी को पता है ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला। कितना मंजिला दोस्तों?
ये जो विजय स्तंभ है क्या है दोस्तों, ये क्या है, विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ के बारे में देखा जाए दोस्तों, ये कितना मंजिला, 9 मंजिला। विजय स्तंभ 9 मंजिला, ये 9 मंजिल है दोस्तों, है क्या, 9 मंजिला। अगर हम ये, अगर सबसे पहले हम लिखते हैं कितना मंजिला दोस्तों, ये मंजिला हो जाएगा 9 मंजिला। कितना मंजिला है, मंजिला हो गया, मंजिला देखा जाए कितना मंजिला हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 9 मंजिला। कितना मंजिला हो जाएगा, 9 मंजिला। अगर दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात करें, कहीं कहीं 24 फीट दे रखी है, कहीं कहीं 30 फुट दे रखी है, तो इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों कितनी, यहाँ से लेकर, यहाँ से और यहाँ से लेकर अगर बात करें इसकी कितनी चौड़ाई, 30, कहीं कहीं 24 भी दे रखी है। तो चौड़ाई की बात करें दोस्तों, इसकी चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 30 फुट। कितने फुट है, 30। अगर हम बात करें इसकी लंबाई दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 120 फीट। कितने दोस्तों, 120 फीट। कितनी हो जाएगी, 120। तो इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, ये अगर लंबाई में देखा जाए, लंबाई में कितना फीट है, ध्यान रखना, 120 फीट है। कितना फीट है, 120 फीट, है ना, ध्यान रखना, कितना फीट है, 120 फीट। अगर इसके अंदर बात करें दोस्तों, यहाँ 9 मंजिल तक जाने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना, सीढ़ियां जो बनी हुई है, यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हुई है वो कितने बनी हुई है, 157 दोस्तों। कितनी बनी हुई है, 157। छोटी छोटी बातें होगी, और भी बात करें दोस्तों, ऐसी कौन सी इस 9 मंजिला है दोस्तों, और इस 9 मंजिला के अंदर 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं, फिर 8वीं मंजिल पर दोस्तों कोई भी मूर्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, ध्यान रखना, इस पर कोई मूर्ति नहीं, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हो जाएगा याद, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं। अगर और मंजिलों की बात करें दोस्तों, ये जो तीसरी जो मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा। कौन सा शब्द लिखा दोस्तों, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा। कौन सा शब्द लिखा, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा। इस बात का ध्यान रखना। और भी बात करें, ये पहली जो मंजिल है दोस्तों, ये किसको समर्पित है, पहली मंजिल किसको समर्पित है, ध्यान रखना, ये पहली जो मंजिल है किसको समर्पित है, ये समर्पित है मेरे मित्रों, समर्पित भगवान विष्णु को। क्योंकि गुम्बा जो किसका उपासक था दोस्तों, ध्यान रखना, भगवान विष्णु का उपासक है ना, ध्यान रखना। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगर बात करें इसके बारे में और बात करते हैं, तो और बात करते हैं जब 9वीं मंजिल दोस्तों, ये 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण, बिजली के कारण क्या हो गई थी, टूट गई। बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसके द्वारा करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। इतना लिख देता हूं, महाराणा स्वरूप सिंह। अगर आपको पता है, ये महाराणा स्वरूप सिंह जब 1857 की क्रांति होती है दोस्तों, क्या होती है, 1857 की क्रांति होती है, उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, महाराणा स्वरूप सिंह था। इस बात का ध्यान रखना। आगे और बात करें, यहाँ पर और भी बात करते हैं दोस्तों, इस विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसको ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ। इस विजय स्तंभ के दोस्तों चारों ओर क्या है दोस्तों, इसके चारों ओर देखा जाए, इसके चारों ओर क्या बनी हुई है, मूर्तियां। क्या है, इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, मूर्तियां। इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश। क्या कहते हैं, विश्वकोश। इसी विश्वकोश के बाद इसी को कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का क्या कहा जाता है दोस्तों, अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश दोस्तों, ध्यान रखना। किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम इमारत, जिस पर भारत सरकार के द्वारा दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 1949 में दोस्तों डाक टिकट जारी की गई। प्रथम मंजिल, राजस्थान की प्रथम मंजिल दोस्तों, प्रथम इमारत राजस्थान की प्रथम इमारत
जिसके ऊपर क्या हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ भारत सरकार के द्वारा। कब? 1949 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1949 ईस्वी में। अगर इसी विजय स्तंभ की बात की जाए दोस्तों, ये किस किस का प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके बाद देखा जाए दोस्तों राजस्थान पुलिस, और भी बात करें जेके बिरला सीमेंट दोस्तों, बिरला सीमेंट दोस्तों, इस बात का ध्यान, इसका क्या माना जाता है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और भी बात करें दोस्तों, ये बनाने वाले कौन थे, इनका वास्तुकार का नाम पूछा दोस्तों, वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार का अगर नाम पूछा जाए आपको, क्या पूछा था दोस्तों, वास्तुकार कौन थे इसके, तो जो वास्तुकार थे दोस्तों, इनके जो वास्तुकार थे जेता, नापा, पामा और पुंजा, इन व्यक्तियों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। जेता, नापा, पामा, पुंजा, इन व्यक्तियों का नाम याद रखना। इस 90 मंजिल पर दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, क्या है यहाँ पर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यहाँ पर क्या दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, क्या है यहाँ पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है, ध्यान रखना, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, वो मिलती है महाराणा कुंभा के बारे में, है ना। इसके अगर लेखक कौन थे, इसको लिखने वाले कौन थे, अत्रि था। कौन था दोस्तों, कौन था, अत्रि। बाद में अत्रि की मृत्यु होती दोस्तों, अत्रि की मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र थे जिनका नाम था महेश, क्या नाम था, महेश। और महेश ने इसको क्या करवाया था, इसको क्या किया दोस्तों, पूर्ण किया था, ध्यान रखना। इन्हीं दोनों को दोस्तों सोल्ट भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना, एक बार पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर, क्या कहा जाता है, अभी कवि। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इनको, अभी कोई। ये किसके बारे में बातें दोस्तों, ये विजय स्तंभ के बारे में बातें। और भी बातें हैं लेकिन हम अभी कुंभा को पढ़ रहे हैं, जब हम दुर्ग पढ़ेंगे उस समय मैंने बता दिया वैसे दुर्ग के और इसके बारे में डिटेल से, तो इसीलिए इस बात का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी और जो बात की जाती है विजय स्तंभ को अधिकतर इतिहासकारों ने कुछ न कुछ कहा है, तो इस बात का एक इसी के अंदर आप लोगों को मिलेगा जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों, क्या मिलेगा, जैन कीर्ति स्तंभ, जो जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनवाया गया। वो 7 मंजिला है दोस्तों, कितना मंजिला, 7 मंजिला। तो उसकी ऊंचाई 75 फीट है दोस्तों, फीट है ना ऊंचाई। तो ध्यान रखना, ये वो भी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो कुंभा ने नहीं बनवाया, इस बात के ध्यान रखना। ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कुंभा के विद्या अनुराग, किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुंभा जी का विद्या अनुराग। क्या बात करने वाले, इस बात का भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से खूब बार पूछा गया प्रश्न। कुंभा जी का विद्या अनुराग, इस बात का ध्यान रखना, कुंभा जी का विद्या अनुराग, इस बात का ध्यान रखना बढ़िया से, कुंभा जी का विद्या अनुराग, यहां से खूब बार प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना। अगर कुंभा की विद्या अनुराग, कुंभा दोस्तों इसीलिए आप लोगों को पता होगा राजस्थान के अंदर कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों अगर बात करें तो कुंभा जी निर्माण स्थापत्य कला में भी इन्होंने निर्माण करवाए दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों तो इनके दरबार में दरबारी भी खूब थे, और इन्होंने निर्माण कार्य और युद्ध नीति के साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपने अन्य कामों में भी इंटरेस्ट रखते थे। देखो कुंभा ने ग्रंथ भी लिखे, क्या भी लिखा, कुंभा पढ़ा लिखा भी था, इसका मतलब। कुंभा जी की विद्या अनुराग की बात की जाए दोस्तों, कुंभा जी की अगर विद्या अनुराग की बात की जाए, कुंभा जी के दोस्तों गुरु भी थे, है ना। अगर दोस्तों कुंभा के संगीत गुरु के बारे में बात की जाए, संगीत गुरु, कुंभा जी के अगर संगीत गुरु के बारे में बात की जाए,
संगीत गुरु। तो दोस्तों इनके जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? सारंगधर व्यास। सारंग व्यास कौन थे दोस्तों? इनके जो गुरु, संगीत गुरु का नाम था सारंगधर व्यास। इस बात का ध्यान रखना। इनके अगर संगीत गुरु कौन थे, ध्यान रखना, सारंगधर व्यास थे। और भी बात करें कुंभा के संगीत गुरु के बाद देखा जाए दोस्तों, इनके चित्रकला के गुरु, चित्रकला के गुरु, ये चित्रकारी भी करते हैं दोस्तों, चित्रकला के गुरु, चित्रकला के गुरु वो कौन थे दोस्तों? जैनाचार्य, जैनाचार्य हीरानंद। कौन थे? जैनाचार्य हीरानंद। खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसलिए इनका नाम याद रखना ही आपको। संगीत गुरु पूछा जाए सारंगधर व्यास, अगर चित्रकला की गुरु पूछा जाए जैनाचार्य व्यास, जैनाचार्य हीरानंद दोस्तों। अरे जैनाचार्य नहीं भी याद रहे तो भी आप याद रख लेना, हीरानंद याद रख लेना। आगे चलते हैं। अगर इनके दरबारी विद्वान की बात की जाए दोस्तों, किसकी बात की जाए? दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान की बात की जाए दोस्तों, तो इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दोस्तों इनके दरबारी विद्वान था जिसका नाम था कान्हा व्यास। क्या नाम था दोस्तों? दरबारी विद्वान का जो नाम था कान्हा व्यास। कौन था दोस्तों? कान्हा व्यास। और भी बात करें इनके दरबारी विद्वान दूसरे नंबर पे और कौन आता है दोस्तों? जयचंद्र सूरी। जयचंद्र सूरी के बाद आ जाएगा दोस्तों सुंदर सूरी। सुंदर सूरी के बाद आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अत्रि आ जाएगा। कौन आ जाएगा इसके बाद? अत्रि। अत्रि, अत्रि के बाद आ जाएगा कान्हा व्यास। कान्हा व्यास के बाद आ जाएगा दोस्तों अत्रि। अत्रि के बाद आ जाएगा जयचंद्र सूरी। जयचंद्र सूरी के बाद कौन आ जाएगा? नंबर 4 पे जो आ जाएगा दोस्तों उसका नाम हो जाएगा सुंदर सूरी। सुंदर सूरी। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा नंबर 5 पे आ जाएगा सोम देव। और इसके बाद 6 नंबर पे जो आ जाएगा उसका नाम है सोम सूरी। कौन आ जाएगा दोस्तों? 6 पे जो आ जाएगा उसका नाम है सोम सूरी। तो ये ध्यान रखना, कौन आ जाएगा? सोम सूरी। ये इसके क्या थे? कुंभा के दरबारी विद्वान थे। अगर और बात की जाए दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि इस कान्हा व्यास के द्वारा दोस्तों, इस कान्हा व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों एकलिंग महात्म्य। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? एकलिंग महात्म्य। इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। महात्म्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया कान्हा व्यास के द्वारा। लेकिन इसका जो पहला भाग है दोस्तों, प्रथम जो भाग है वो किसके द्वारा लिखा? कुंभा के द्वारा। प्रथम जो भाग है वो किसके द्वारा लिखा है? पहला जो भाग है या प्रथम जो भाग है वो किसके द्वारा लिखा है? कुंभा के द्वारा। किस नाम से लिखा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कुंभा के द्वारा किस नाम से लिखा है? तो जो नाम हो जाएगा राजवर्णन के नाम से। राजवर्णन के नाम से लिखा है। किसके द्वारा? मैं यहाँ पर लिख देता के कुंभा के द्वारा लिखा दोस्तों। तो इसके जो लेखक है दो हो जाते हैं, कुंभा भी हो जाएगा और इसका जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा कान्हा व्यास। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो प्रथम भाग पूछा जाए, इस ग्रंथ का प्रथम भाग किसने लिखा था? वो लिख दिया है कुंभा के द्वारा राजवर्णन के नाम से। लेकिन इसका लेखक पूछा जाए कान्हा व्यास हो जाएगा, मतलब दोनों है, ध्यान रखना। प्रथम के नाम से आज कुंभा करना आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको पता दोस्तों कि कुंभा ने कामशास्त्र के आधार पर संगीत राज ने, एक मिनट,
कामशास्त्र के आधार पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना है, नामक ग्रंथ लिखा है ना। क्या नाम है? कामराज रतिसार ग्रंथ। किसके ऊपर लिखा दोस्तों? काम शास्त्र के आधार पर लिखा। किसके ऊपर लिखा दोस्तों? तो ध्यान रखना, वो लिखा काम शास्त्र के आधार पर लिखा है। किसने लिखा है? तो वो लिखा है कुंभा के द्वारा। क्या नाम है इसका? तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कामराज रतिसार। दोस्तों और भी बात करें दोस्तों कुंभा के द्वारा, ये तो अलग बात होगी, दरबारी विद्वान वगैरह, लेकिन इसने संगीत के आधार पर भी ग्रंथ लिखे। किसके आधार पर दोस्तों? संगीत के आधार पर, संगीत पर आधारित ग्रंथ, संगीत पर आधारित ग्रंथ दोस्तों, है ना। संगीत पर जो आधारित ग्रंथ है वो कौन कौन से वो लिखे, किसने लिखे? एक बार इतना मतलब इसको हम आगे ले लेंगे और आगे ले लेते हैं, ज्यादा नहीं है, इसको और आगे ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है दोस्तों, है ना, ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। संगीत पर आधारित ग्रंथ। किसके आधारित? संगीत पर। संगीत के बारे में संगीत पर आधारित ग्रंथ कौन से लिखे? तो ध्यान रखना, संगीत पर आधारित, संगीत पर आधारित, संगीत पर आधारित। दोस्तों अगर संगीत पर आधारित देखे जाए तो कौन कौन से ग्रंथ है? आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले सबको पता है दोस्तों। इस ग्रंथ का नाम नहीं पता हो तो इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लेना, है ना दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? संगीत राज। कौन सा हो जाएगा? संगीत राज। इसके बाद है दोस्तों संगीत मीमांसा। मीमांसा, संगीत मीमांसा के बाद हो जाएगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के बाद हो जाएगा दोस्तों सूढ़ प्रबंध। कौन सा हो जाएगा? सूढ़ प्रबंध। सूढ़ प्रबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूढ़ प्रबंध। सूढ़ प्रबंध के बाद और भी बात की जाए, एक ग्रंथ और है ना। 4 हो गए, 4 पूरे हो गए दोस्तों। ध्यान रखना, कितने ध्यान रखना। संगीत राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबसे बार खूब पूछेगा संगीत राज। इसके बाद संगीत मीमांसा भी है, संगीत रत्नाकर भी है और सूढ़ प्रबंध। दोस्तों एक बार एग्जाम के अंदर संगीत सूढ़ प्रबंध नहीं देगा, संगीत प्रबंध दे देगा तो भी राइट है दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये जो संगीत, ये जो बात के संगीत जो राज है दोस्तों, ये 5 भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित? 5 भागों में विभाजित। 5 भागों में विभाजित। 5 भाग है कौन कौन से दोस्तों? आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद करो, है ना। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाठ पढ़ा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? पाठ। पाठ के बाद हम जो दोस्तों क्या पढ़ा? तो ध्यान रखना, पाठ पढ़ते ही पाठ पढ़ते ही दोस्तों, पाठ हम लोगों ने कैसे पढ़ा? गीत के माध्यम से पढ़ा। कैसे पढ़ा? गीत के माध्यम से पढ़ा। सॉरी, पाठ पढ़ते ही हम लोगों ने क्या किया? नृत्य किया। पाठ पढ़ते ही हमने क्या किया? नृत्य किया। नृत्य किस आधार पर किया? गीत के आधार पर। गीत गाया तो गीत के साथ क्या गाया दोस्तों? वाद्य भी बजाया। वाद्य बजाए तो दोस्तों, तो वाद्य बजाने के बाद हमें क्या आया? रस आया। क्या आया? रस आया। क्या याद रखना दोस्तों? देखो, इसके बाद रत्नकोश, रत्नकोश जोड़ देना साथ में। क्या जोड़ देना दोस्तों? रत्नकोश, रत्नकोश जोड़ देना आपको। रत्नकोश, रत्नकोश साथ में क्या कर देना है? जोड़ देना। रत्नकोश। अब देखो दोस्तों, इसके 5 भाग कैसे याद करने? आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को डरने की एक जरा भी टेंशन नहीं दोस्तों। इधर आ जाओ। 5 भाग, संगीत राज के 5 भागों में विभाजित किया। 5 ही भागों में याद कर ले। कैसे दोस्तों? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ते ही, पाठ पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया? नृत्य। और नृत्य किस आधार पर किया दोस्तों? तो गीत
पार्ट के अंदर क्या था, गीत था दोस्तों। और गीत जब गाया जाता है, गीत के साथ वाद्य भी बजाया जाता है दोस्तों। जब वाद्य बजता है तो हमें जोरदार का रस आता है दोस्तों। तो क्या करना, याद कर लेना, क्या करना है, पार्ट है, पार्ट जैसे पढ़ा, पार्ट पढ़ते नृत्य, नृत्य किया, नृत्य करते क्या, गीत गाया, गीत गाया और गीत किसके साथ, वाद्य के साथ, और वाद्य के साथ गीत गाने के बाद हमें क्या आया, रस आया। साथ में आप लोगों को रत्न रत्न को जोड़ देना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। अगर और भी बात की जाए दोस्तों तो कुंभा ने क्या लिखी दोस्तों, टीकाएं लिखी। क्या लिखी कुंभा ने, टीकाएं किस किस के ऊपर लिखी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक तो जो लिखे दोस्तों जयदेव के गीत गोविंद पर, किस पर लिखी, जयदेव के गीत गोविंद पर। और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका जो नाम हो जाएगा रसिक प्रिया। किस नाम से लिखी, रसिक प्रिया के नाम से। किस नाम से लिखी, रसिक प्रिया। एक जो लिखी दोस्तों चंडी चतक, कौन से लिखी, चंडी शतक की टीका। दो टीकाएं लिखी दोस्तों, इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो टीका भी बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे जो चलते हैं दोस्तों, अगर बात की जाए कुंभा की, कुंभा के दरबारी जो शिल्पी था दोस्तों, उसका नाम था मंडन। कुंभा जी का दरबारी शिल्पी जिसका नाम क्या था, मंडन दोस्तों। क्या नाम था, मंडन। ये गुजरात का था, ध्यान रखना, कहाँ का था, गुजरात का, इस बात का भी ध्यान रखना। मंडन था दोस्तों, और इस मंडन ने दोस्तों कुछ ग्रंथ लिखे, इस बात का भी ध्यान रखना। इस मंडन ने कुछ ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों का भी नाम याद रखना है। अगर बात की जाए दोस्तों राजवल्लभ, कौन सा लिखा, राजवल्लभ। और भी बात की जाए कोदंड दोस्तों, कोदंड मंडल। और भी बात की जाए दोस्तों वेद्य मंडल। और भी बात की दोस्तों प्रसाद मंडल, प्रसाद मंडल। और भी बात की जाए दोस्तों वास्तुसार, वास्तुसार। और भी बात की जाए दोस्तों संगीत सार, कौन से सार, संगीत सार। ये आप लोगों को याद रखना है, कोदंड मंडल। एक दोस्तों एक और है उदंड मंडल। दो और है दोस्तों, एक का नाम है रुगु मंडल और एक हो जाएगा सगुन मंडल, सगुन मंडल। एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सगुन मंडल। तो ये ध्यान रखना, ये किसके हैं, ये किसके हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे इसके, किसके, मंडल के बाद राजवल्लभ मंडल, कोदंड मंडल, वेद्य, प्रसाद, वास्तुसार, संगीत सार। ये दो तो खूब बार एग्जाम के अंदर पूछेंगे, दो तो खूब बार एग्जाम के अंदर पूछेंगे। तो इसीलिए ये तो ध्यान ही रखना, दूसरे याद हो गए या नहीं हुए, लेकिन कभी कभी दे देता है ये किसके, तो ये किसके। और कुंभा के जो दरबारी शिल्पी थे उनका नाम क्या था, मंडन दोस्तों। आगे चलते हैं, है ना। आगे एक बार दोस्तों, एक जो इनकी पुत्री है, उनकी पुत्री के बारे में बता देता हूं। इनकी जो पुत्री है दोस्तों, उस पुत्री का नाम था रमाबाई। क्या नाम था, रमाबाई। और रमाबाई के द्वारा दोस्तों ये भी संगीत के अंदर महातज्ञ थे, और इसी को एक उपाधि प्राप्त है दोस्तों, उस उपाधि का नाम था वागीश्वरी। कौन सी उपाधि, वागीश्वरी। और ये जो वागीश्वरी उपाधि कहां पर दोस्तों, जावर शिलालेख के अंदर। किसके अंदर उल्लेखित है दोस्तों, जावर शिलालेख के अंदर। किसके अंदर उल्लेखित है, जावर शिलालेख, शिलालेख के अंदर। कुंभाबाई, रमाबाई की जब शादी करवाई गई थी उस समय उसको जहागीर के रूप में जो परगना दिया गया था, वो भी कौन सा दिया गया था, वो जो दिया गया था दोस्तों, वो कौन सा दिया गया था, वो जावर वाला। तो इस बात पे ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, कुंभा जो था दोस्तों, कुंभा जो था, कुंभा जी जो थे वो कौन से वादक थे, क्या बजाते थे, ध्यान रखना, कुंभा वीणा वादक, वीणा वादक, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना दोस्तों। और सभी छोटे भाई समझ के सपोर्ट जरूर करना। सभी को धन्यवाद दोस्तों और थैंक यू। एक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए शासक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।